हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने कल एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसे हमने कहा था प्री मॉडर्न पीरियड। अब इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि यहाँ पे इंडिया में इस टाइम पीरियड में कौन से ऐसे फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं और उन फॉरेन इन्वेजन्स का हमारी इंडिया में डिफरेंट जगह पे या फिर डायमेंशंस आप कह लीजिए उसके ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पर्शियन या फिर अखेमेनिड इन्वेजन के साथ। ऑलराइट, अब उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ्स डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस इंटीग्रेटेड नोट्स बनाए हैं जिससे कि आपको आसानी हो सके प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना। चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब आप सबको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे इंडिया में आए थे, राइट। पर उनसे पहले भी यहाँ पे जब हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं वहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। ठीक है, और उनमें से एक जो फॉरेन इन्वेजन है उसे हम कहते हैं अखेमेनिड या फिर पर्शियन एम्पायर। अब जो ये पर्शियन इन्वेजन है ये फर्स्ट मेजर फॉरेन पॉलिटिकल इंटरवेंशन है जो कि हमारी एंशिएंट इंडिया में हुआ है, और इस वजह से यहाँ पे हमें दिखता है लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्टिस्टिक और कल्चरल चारों भी डायमेंशंस में यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस दिखता है। और इसलिए ये जो पर्शियन या फिर अखेमेनिड इन्वेजन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही इन्वेजन है जिसने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किए इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच भी। तो यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस का हमें इंपॉर्टेंस समझ में आता है। अब देखो, पर्शियन इन्वेजन्स की वजह से इन्होंने यहाँ पे जो हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसके बाद हम देखेंगे तो इसके ऊपर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस डाला है। पर्टिकुलरली जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अशोकन पिलर्स की, खरोष्टी स्क्रिप्ट की, और इसने बैकग्राउंड भी बनाया था अलेक्जेंडर के इन्वेजन के लिए। अब ये कैसे बैकग्राउंड बनाया था, क्या हुआ था, ये भी हम देखेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पर्शियन इन्वेजन हुआ ही क्यों इंडिया में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये अखेमेनिड्स थे, अखेमेनिड के रूलर्स जो थे ये ईस्टवर्ड एक्सपांड कर रहे थे। ठीक है, क्यों यहाँ पे ईस्टवर्ड एक्सपांशन चल रहा था? क्योंकि देखो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है इंडिया का ये पॉलिटिकली फ्रैगमेंट हो चुका था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, टुकड़े टुकड़े उसके हो गए थे। प्लस सेम टाइम पे ये जो रीजन था नॉर्थ वेस्ट का इंडिया का ये इकोनॉमिकली प्रॉस्परस रीजन था। ठीक है, और जो इंडस वैली है ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का काम करती थी, और इन सारी चीज़ों की वजह से पर्शियंस को यहाँ पे अपना जो इंपीरियल फ्रंटियर है उसे एक्सटेंड करना था। तो ये सारे रीजन्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अखेमेनिड रूलर्स है एसोसिएटेड विथ इंडिया, वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है साइरस सेकंड या फिर साइरस द ग्रेट। इनका टाइम पीरियड क्या है? 558 टू 530 BCE। कंट्रीब्यूशन क्या किया है इन्होंने? ये पहले ऐसे पर्शियन रूलर है जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एंट्री दी थी। अब बाद में आते हैं कैम्बिसेस सेकंड। अब ये यहाँ पे इनका कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडिया में, इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने अटेंशन नहीं दिया था। 530 टू 522 BCE का इनका टाइम पीरियड है। क्रोनोलॉजी मेंटेन करने के लिए मैंने इनका यहाँ पे नाम दे दिया। बाद में आते हैं डेरियस फर्स्ट। अब इनका टाइम पीरियड है 522 टू 486 BCE। इन्होंने पंजाब और सिंध को यहाँ पे एनेक्स किया था। फिर आते हैं जेरस फर्स्ट जो कि 486 टू 465 BCE इनका टाइम पीरियड है, और इन्होंने यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को यूज़ किया था जब ग्रीक कैंपेन्स हो रहा था। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब साइरस सेकंड यानी कि साइरस द ग्रेट के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पेपर में पूछी गई तो आप कंफर्टेबल हो उसे आंसर करने के लिए। 558 टू 530 का टाइम पीरियड हमने देख लिया। ये फाउंडर रहे हैं अखेमेनिड एम्पायर के। अब इनकी अचीवमेंट्स क्या रही है इंडिया में? सबसे पहले तो ये पहले पर्शियन रूलर है जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इन्वेट किया। दूसरी बात यह है कि इन्होंने गांधारा को कॉन्कर किया। तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसे ट्राइब्स थे, सेवरल ट्राइब्स, जो अब देखो हमारी इंडस रिवर है तो इंडस रिवर के वेस्ट साइड में कुछ ट्राइब्स रहते थे। इन्होंने यहाँ पे फाइनली पर्शियन सुजरेनिटी को और एक्सेप्ट कर लिया और ट्रिब्यूट देने के लिए भी ये मान गए। तो ये भी एक तरह से क्या है, अचीवमेंट है। ओके, अब इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें समझ में आ गया। देखो साइरस ने यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया था इंडिया के ऊपर, लेकिन कम से कम इन्होंने इनिशिएट कर दिया इंडो पर्शियन पॉलिटिकल रिलेशंस को। तो ये यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस बन जाता है। सेकंड मैंने आपको बताया था कैम्बिसेस, इनका तो कुछ इतना ज़्यादा रोल नहीं है, ये साइरस के सन थे। इनका मेन फोकस था इजिप्ट और वेस्टर्न एशिया के ऊपर। ठीक है, तो कोई सिग्निफिकेंट इंडियन कैंपेन यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है, तो यहाँ पे वो हो गया। अब
डेरियस फर्स्ट का क्या है, डेरियस द ग्रेट जो है इनका टाइम पीरियड है 522 टू 486 कॉमन एरा। अब ये इंपॉर्टेंट पर्शियन रूलर इंडियन की हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने पहले तो पंजाब को एनेक्स किया, सिंध को भी एनेक्स किया, और दोनों भी टेरिटरीज जो है जो जितनी भी टेरिटरीज थी वेस्ट ऑफ दैट ऑफ इंडस रिवर, वो इन्होंने पर्शियन कंट्रोल के अंडर ला ली। ठीक है, तो इंडस रिवर की वेस्ट साइड। अब यहाँ पे कुछ सैट्रपी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन सैट्रपी, सैट्रपी का मतलब क्या होता है? प्रोविंस। ठीक है, तो प्रोविंस का दूसरा नाम मतलब सैट्रपी। पर्शिया के कंटेक्स्ट में ये जो कीवर्ड है, बस ये इतना ही वर्ड एसोसिएशन से आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, इंडियन टेरिटरीज कुछ कॉन्कर हो गई थी, और जैसे ही नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडिया का कॉन्कर हुआ, वो यहाँ पे बना 28 सैट्रपी यानी कि प्रोविंस। किसका प्रोविंस बना? यहाँ पे जो हमारा अखेमेनिड एम्पायर है उसका बना। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके एसोसिएटेड याद कर लो। अखेमेनिड जो एम्पायर है, यहाँ पे 28 टोटल सैट्रपीज यानी कि प्रोविंसेस यहाँ पे रहते थे। इंडियन सैट्रपी या फिर इंडियन प्रोविंस आप बोल लीजिए, इसे सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्रोविंस माना जाता था। यहाँ पे हेरोडोटस जो है, इन्होंने ये भी कहीं पे मेंशन किया है कि यहाँ पे एनुअली गोल्ड का ट्रिब्यूट भी दिया जाता था। ठीक है, तो हेरोडोटस का यहाँ पे फिर से मेंशन होगा ही वैसे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। मेनली 3 कंसेप्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी मेंस में कि अखेमेनिड जो एम्पायर है या फिर पर्शियन इन्वेजन का क्या इन्फ्लुएंस हुआ था, तो हम अलग अलग डायमेंशंस में इसे एक्सप्लोर करेंगे। उसमें से जो पहली डायमेंशन होगी वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रह सकती है डायमेंशन। उसमें आप लिख सकते हो कि पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 कंसेप्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे कि सबसे पहला था प्रोविंशियल गवर्नेंस का, जिसे हम कहते हैं सैट्रपी सिस्टम। दूसरा एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन, और तीसरा इंपीरियल कम्युनिकेशन। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ है, इन्होंने बाद में यहाँ पे मौर्यन एम्पायर को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी किया है। देखो, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली मौर्यन एम्पायर की, तो वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और ये इंडिजिनस ही है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस की मैं बात करी हूँ, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, बस यस थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस दिखता है कहते हैं। तो इन्होंने इंडियन कैवलरी और इंडियन इन्फेंट्री को यहाँ पे रिक्रूट किया था। तो यहाँ इस टाइम क्या हुआ कि पर्शिया की डिफीट हो गई ग्रीस में, और अखेमेनिड इन्फ्लुएंस अपना धीरे धीरे खोने लगा। लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था, ये तब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस की, जहाँ पे पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हद तक यहाँ पे मौर्यन स्टेट को सेवरल वेज में इन्फ्लुएंस किया था। जैसे कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट सेरेमोनियल ट्रेडिशंस। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेड की ग्रोथ ऑफ ट्रेड की, जिसमें पर्शियन रूल ने यहाँ पे इंडो ईरानियन ट्रेड को मजबूत बनाया, लैंड रूट्स बनाए अफगानिस्तान के थ्रू, और मैरीटाइम ट्रेड यहाँ पे बनाया अब वाया पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, ट्रेड एक्सपांड हो गया इंडिया, पर्शिया, मेसोपोटामिया और वेस्ट एशिया का। फिर बात आती है यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज की, जिसमें पर्शियन रूल यहाँ पे प्रमोट करता है इंटरेक्शन इन लैंग्वेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉइनेज। ठीक है, मतलब कि जो मिंटिंग वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, उसे हम कहते हैं कॉइनेज। फिर बात आती है खरोष्टी स्क्रिप्ट की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपका आना ही चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्शियन कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, तब यहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट 100% आएगी। इसका ओरिजिन अगर हमें देखो तो ये डिराइव किया गया है अरामिक स्क्रिप्ट से। यहाँ पे रीजन अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का रीजन आता है। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ये राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट यहाँ पे लिखी जाती थी। खरोष्टी बाद में बहुत ज़्यादा गांधारा की स्टाइल में हम पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ पे भी यूज़ हुई है, नेबरिंग रीजन्स में भी यूज़ हुई है, और हमने कुछ ऐसे अशोकन स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन दिखे हैं जहाँ पे इस लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पर्टिकुलरली। ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट याद रहेगी। अब यहाँ पे मॉडर्न आर्ट के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस दिखा है, जैसे कि पर्शियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस में पॉलिश्ड स्टोन आर्किटेक्चर दिखा गया। मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से पिलर बनाना, ये देखो यहाँ पे पर्शियन और यहाँ पे है इंडियन। फिर बेल शेप्ड कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे ये बेल शेप, यहाँ पे बेल दिखेगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगी तो वो। और यहाँ एनिमल कैपिटल, यहाँ पे जो यहाँ आपको लायन दिख रहा है, इसे हम एनिमल कैपिटल कहते हैं। और डेकोरेटिव मोटिव्स, ये सारी चीज़ें हैं। देखो, मॉडर्न आर्ट जो है ये मोटे मोटे तौर पे इंडिजिनस ही है, कॉपी नहीं किया है इन्होंने पर्शियन आर्ट को, लेकिन कुछ ऐसे थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस दिखते हैं जिसमें हम सिमिलैरिटीज़ थोड़ी बहुत देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अशोकन एडिक्ट्स के ऊपर अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो कुछ स्कॉलर्स ने, मैंने अभी जैसे आपको बताया, सिमिलैरिटीज़ को ऑब्जर्व किया है। जैसे कि जो पर्शियन रॉयल प्रोक्लेमेशंस है और अशोकन एडिक्ट है, उनकी स्टाइल की अगर हम बात करें उसमें, प्लस फॉर्मूले, इंपीरियल कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको सिमिलैरिटीज़ दिखती है। हाउएवर, जब हम अशोका की इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ये यूनिक है इंडिया में,
इन एथिकल एंड फिलोसॉफिकल कंटेंट दैट वी नो। अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर वैसे बताया था अलेक्जेंडर इन्वेजन, यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉज क्या है, तो पर्शिया जैसे ही इन्होंने इन्वेजन किया, पर्शिया की इन्वेजन की वजह से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश हुए, जिसने यहाँ पे इसे फेमिलराइज किया ग्रीक्स को विद दैट ऑफ इंडियाज वेल्थ, ज्योग्राफी और ट्रेड रूट्स। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका, इसके बाद यहाँ पे आफ्टर कॉन्करिंग पर्शिया अलेक्जेंडर को थोड़ा इजी हो गया कि अब हम यहाँ पे इंडिया की तरफ मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्शिया वर्सेस अलेक्जेंडर्स इन्वेजन यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्मेट में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्रोनोलॉजी दे दी है टेबल के फॉर्मेट में, और यूपीसी के कुछ फैक्ट्स है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू थीम्स भी मैंने यहाँ पे दे दी है, वो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे प्री मौर्यन पीरियड में हम यहाँ पे अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टाइम पीरियड है 327 to 325 BCE। अब अलेक्जेंडर थर्ड जो मैसेडोन के थे, इनका इन्वेजन यहाँ पे होता है। इन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट है इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में। आप ये बोलोगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया में बहुत ही ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए ये रहे थे, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो देख के आपको समझ में आएगा कि हम इसे क्यों इंपॉर्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया और ग्रीस वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने नए ट्रेड रूट और कल्चरल रूट्स को ओपन कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एक्सेलरेट कर दिया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को इन नॉर्दर्न इंडिया। ये कैसे हुआ ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क्स भी दिए इंडियन हिस्ट्री में। ये कैसे हुआ ये भी मैं समझाती हूँ, बस अभी के लिए पढ़ लो। यहाँ पे बैटल ऑफ हेडेस्पस भी आएगी। ये क्या है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। इसे बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है। पोरस के साथ ये लड़ी गई थी। इट इज रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट सिक्योरली डेटेड इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, अब यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या क्या किया है ये टेबल के फॉर्मेट में मैंने दे दिया। अब देखो, इंडिया में आने से पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दूसरी जगह आई थी जहाँ पे पहले से कॉन्क्वेस्ट कर दिया था, जैसे कि ग्रीस, इजिप्ट, पर्शिया, जिसे हम अकेमेनिड एम्पायर कहते हैं, बैक्ट्रिया एम्पायर, बैक्ट्रिया क्या है बताऊंगी मैं बाद में, इजिप्ट, और यहाँ पे काबुल वैली, ये सारी चीज़ें। अब डिफीट हुआ है पर्शिया का। यहाँ पे अलेक्जेंडर ने डिसाइसिव बैटल हुई थी, बैटल ऑफ गौगामेला, या फिर आप अर्बेला भी कह सकते हो, 331 BC में हुआ था। थोड़ा सा वर्ड एसोसिएशन के साथ याद रखो कि यहाँ पे अलेक्जेंडर के साथ हुई थी, यहाँ पे डेरियस डिफीट हुए थे। आफ्टर डिफीटिंग डेरियस द थर्ड क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने जो फॉर्मल पर्शियन टेरिटरीज थी उसको इनहेरिट कर दिया, और इसी टेरिटरी में आता था हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और इसकी वजह से यहाँ पे अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि चलो इंडिया में भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्च करते हैं। बाकी के भी रीजंस थे, बाकी के रीजंस क्या थे वो भी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान रखो अभी। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डिड अलेक्जेंडर इन्वेड द इंडिया। तो सबसे अभी यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये है उनका एटीट्यूड, उनका एम। अलेक्जेंडर चाहते थे कि वो पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे कॉन्कर करें, ये तो हो गया उनका एम्बिशन। सेकंड बात ये है यहाँ पे कि पहले तो इन्होंने पर्शिया को कंट्रोल कर लिया, और उसी में ही कुछ पार्ट आते थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के भी। अलेक्जेंडर को ईजी हो गया जो इंडिया के रीजन्स थे उसको इनकॉर्पोरेट करना। दूसरी बात यह है कि जो ग्रीक राइटर्स थे, जैसे कि स्पेशली हेरोडोटस, इन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया था एज अ लैंड ऑफ गोल्ड। ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, फ्लरिशिंग ट्रेड होता है वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों ने भी यहाँ पे अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट किया कि हाँ मुझे तो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट करना है। इसके बाद जोग्राफिकल क्यूरियोसिटी भी थी। अलेक्जेंडर ये बिलीव करते थे कि इंडिया यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है जो वर्ल्ड है उसकी, और इसलिए वो चाहते थे कि उसे ये एक्सप्लोर करें। अब कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस रही थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जैसे हमने मगध में देखा था। अनलाइक मगध, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पास कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। मगध तो बहुत स्ट्रांग हो गया था, मगध तो मतलब पूरा एकदम पावरफुल था, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वैसा नहीं था ना, वहाँ पे तो कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। कुछ स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे, रिपब्लिक्स थे जो इंडिपेंडेंटली उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। अब ये कौन से छोटे छोटे किंगडम्स और रिपब्लिक्स है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हम देख लेते हैं, मैंने टेबल के फॉर्मेट में दिया है। सबसे पहले तो है तक्षशिला। तक्षशिला में आपका अंबी या फिर ओम्फिस भी आप इन्हें कह सकते हो, रूलर। फिर यहाँ पे है पौरवा किंगडम। पौरवा किंगडम में आपका पोरस या फिर पुरु भी आप इन्हें कह सकते हो। फिर अभिसारा जो कि लोकल रूलर है अभिसारा के। अब यहाँ पे न्यासा जो है ये रिपब्लिकन स्टेट था। तो ये 4 स्टेट आपको समझ में आ गए कौन से है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ऑलराइट, अब यहाँ पे कोई यूनाइटेड फ्रंट तो नहीं था अलेक्जेंडर से फाइट करने के लिए, जैसे कि नंदा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, नंदा एम्पायर था, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ये यहाँ पे एक चीज़ है, इसे होल्ड करके रखो। अब देखो इस वजह से क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने एंट्री की 320
327 BCE में। अलेक्जेंडर ने पहले तो हिंदू कुश माउंटेन्स को पार कर लिया, उसके बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हो गए। वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स मिले, उनको भी यहाँ पे सबड्यू करने की अलेक्जेंडर। अब जो रूलर थे तक्षशिला के अम्भी, इन्होंने अलेक्जेंडर की जो अथॉरिटी थी ये बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी वॉर के एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने अलेक्जेंडर को वेलकम किया, उनकी ट्रूप्स को यहाँ पे वेलकम किया, उनको सप्लाई प्रोवाइड की, प्रोविजंस जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड की। तो ये सारी चीज़ें अम्बी के यहाँ पे हुई तक्षशिला में। दूसरी बात आती है पोरस की। हाउएवर पोरस ने अम्बी के जैसा नहीं किया। पोरस जो किंग थे, पुरु जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने सबमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, और इस वजह से यहाँ पे फेमस बैटल होती है जो एंशिएंट इंडिया में हमेशा के लिए लिखी गई, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ हेलेस्पिस। अब ये हुई 326 BCE में, झेलम रिवर के पास हुई थी। यहाँ पे उनकी लैंग्वेज में यहाँ पे इसे हेलेस्पिस कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ग्रीक नेम मैंने आपको बता दिया, संस्कृत नेम इसका है वितस्ता। यहाँ पे पेयर के फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न नेम है इसका झेलम। यहाँ पे अपोनेंट जो है, पहले तो है यहाँ पे मैसेडोनिया, और लीडर थे यहाँ पे अलेक्जेंडर, इंडियंस यहाँ पे दूसरे, और पोरस। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे हुआ बैटल। अब चैलेंजेस क्या क्या रहे थे अलेक्जेंडर के लिए? सबसे पहले तो रिवर जो थी वहाँ पे फ्लड आए हुए थे, स्ट्रॉन्ग इंडियन डिफेंसिव पोजीशन यहाँ पे बनी हुई थी, लार्ज नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और डिफिकल्ट टेरेन भी थी। तो क्या हुआ, ये सारे चैलेंज के बावजूद यहाँ पे अलेक्जेंडर ने रास्ता निकाला। इन्होंने डिसेप्शन के साथ रात के टाइम पे रिवर क्रॉस की और अटैक लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पे पोरस क्यों हार गए? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो मैसेडोनिया की मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो बेटर थी, इनकी फ्लेक्सिबल कैवलरी थी, प्लस यहाँ पे इन्होंने रात में ही रिवर क्रॉस कर दिया विद डिसेप्शन, और यहाँ पे इनकी इन्फेंट्री और कैवलरी के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। इस वजह से यहाँ पे पोरस हार गए, लेकिन इन्होंने बहुत करेज के साथ यहाँ पे लड़ाई की। तो अलेक्जेंडर की ये जो स्टोरी है यहाँ पे मैंने लिख दी है, या आपको अगर कहीं पे एनेक्डोट की जैसे या फिर कोई ऐसे वगैरह में यूज़ करना हो तो यू कैन यूज़ इट, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये दे दिया है। ठीक है, ग्रीक ट्रेडिशन में ऐसा लिखा गया है। अलेक्जेंडर ने बोला था कि हाउ शुड आई ट्रीट यू, पोरस ने बोला था ट्रीट मी एज अ वन किंग ट्रीट्स अनदर, और इम्प्रेस होकर उनकी ब्रेवरी के लिए अलेक्जेंडर ने रिस्टोर कर दिया था पोरस को उनके किंगडम के साथ। ठीक है, एंड ग्रांटेड हिम द एडिशनल टेरिटरीज एंड मेड हिम द एलाय। ओके, अब यहाँ पे एडवांस हुआ था बियास की तरफ बाद में, इसके बाद जिसे हम हेफेसिस भी कहते हैं रिवर को। तो पोरस के बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर ईस्टवर्ड चलने लग गए। इन्होंने झेलम रिवर को क्रॉस किया, चेनाब रिवर को क्रॉस किया, रावी रिवर को भी क्रॉस किया। बाद में ये आए बियास रिवर की तरफ। क्या आपको पता है बियास रिवर ऐसी एक लौती इंडस रिवर की ये है ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया में ही स्टार्ट होती है और इंडिया में ही ख़त्म होती है, ये एक पॉइंट याद रखना। हाउएवर यहाँ पे जैसे ही ये बियास की तरफ आए वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? अलेक्जेंडर को रुकना पड़ा बियास की तरफ, क्योंकि उनके जो सोल्जर्स थे इन्होंने मना कर दिया, ये नहीं चाहते थे और कोई वॉर ये लड़े। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थक गए थे, 8 साल से इनकी कैंपेनिंग चल रही थी, बताओ, तो ये बहुत ज़्यादा थक गए थे। दूसरी बात ये है कि मॉनसून कंडीशन भी यहाँ पे इसने भी अपना रोल निभाया। हेवी रेन चल रहे थे, रिवर्स को फ्लड आ चुका था, डिफ़िकल्ट टेरेन चल रही थी। यहाँ पे नंदा एम्पायर का भी बहुत ज़्यादा फियर था। सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता था कि धनानंदा के पास एनॉर्मस आर्मी है, बहुत सारे एलिफेंट्स है, वास्ट रिसोर्सेस है मगधा के। तो यहाँ पे इस वजह से भी इनकी जो विलिंगनेस थी ये कम हो गई थी, और एग्जॉशन तो था ही, फिजिकल एग्जॉशन भी था और मेंटली भी ये सारे एग्जॉस्ट हो गए थे। इसलिए फिर फाइनली यहाँ पे म्यूटिनी होती है बियास में। अलेक्जेंडर अटेम्प्ट करते हैं कि ये परसुएट करे अपने ट्रूप्स को कि चलो लड़ते हैं, लेकिन ट्रूप्स ने यहाँ पे सबने मिलकर मना कर दिया। फिर अलेक्जेंडर को भी हार माननी पड़ी। इन्होंने डिसीजन लिया कि चलो फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो अब इनकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाती है और अलेक्जेंडर की डेथ भी यहाँ पे होती है। जैसे कि अलेक्जेंडर ने पहले तो डिवाइड कर दिया था इंडियन टेरिटरी को डिफरेंट प्रोविंसेस में, जिसमें हम 17 कहते हैं, ट्रस्टेड गवर्नर्स के अंदर। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 326 में कि चलो अब हम यहाँ पे वापस चलते हैं। जैसे ही वो वापस जा रहे थे तब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्राइब्स के साथ इन्होंने पहले लड़ाई की थी। अब जब ये रिटर्न कर रहे थे तब यहाँ पे सेवरल ट्राइब्स थे जिन्होंने रेजिस्ट किया मैसिडोनियन फोर्सेस को। अलेक्जेंडर इसी ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो मालवी या फिर मालावीज थे, ये एक तरह की ट्राइब है जो पंजाब रीजन में रहती है, इन्होंने यहाँ पे इनको जख्मी कर दिया।
तो यहाँ ये हुआ, प्लस जब यहाँ पे ये इंडिया को छोड़ रहे थे फाइनली, अलेक्जेंडर बेबीलोन में आते हैं। बेबीलोन यहाँ पे एक एंशियंट सिटी है इराक में, यूफ्रेट्स रिवर के बैंक के ऊपर है, ये फेमस है। तो यहाँ पे आए और फाइनली अनफॉर्चुनेटली इनकी 32 की एज में ही, वेरी यंग एज ही डाइड। ओके, तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। तो इस तरह से अलेक्जेंडर का पूरा स्टोरी है। एनीवेज, यहाँ पे फिर मैसिडोनियन गवर्नर्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। अलेक्जेंडर का जैसे ही डिपार्चर हो जाता है तब जो इनकी कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी ये एडमिनिस्ट्रेड हुई सत्राप्स के द्वारा। और इम्पॉर्टेंट नेम्स आपको याद रखने हैं जैसे कि फिलिप, फेथोन एंड यूडेमस। इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर एक इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडिया के कंटेक्स्ट में। सेल्यूकस निकेटर एक तरह से इमर्ज हुए थे अलेक्जेंडर के सक्सेसर की जैसे, जिन्होंने फिर यहाँ पे ईस्टर्न प्रोविंसेस में काम करना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली इनका कन्फ्रंटेशन भी होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो हम यहाँ पे फ्यूचर में अभी देखेंगे। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या होता है, तो अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है इनका एम्पायर फ्रैगमेंट हो जाता है, मैसिडोनिया की अथॉरिटी यहाँ पे वीक हो जाती है रैपिडली इन इंडिया, और लोकल रूलर्स यहाँ पे अपनी पावर फिर से गेन कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का भी यही टाइम पीरियड है, सुन ये भी यहाँ पे टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करेंगे, जो हम यहाँ पे फ्यूचर में देखेंगे ही। अब अलेक्जेंडर की इन्वेजन का इफेक्ट जल्दी से देख लेते हैं। आपको पॉइंट में ही यहाँ पे लिखना है, 7 पॉइंट्स देखिए कितनी जल्दी से अच्छे से यहाँ पे बन भी गए। जैसे कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था जिसमें अलेक्जेंडर ने एक्सपोज कर दिया वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। तो इनडायरेक्टली इसकी वजह से क्या हुआ, इसने एनकरेज किया जो यूनिफाइड एम्पायर है अंडर द मौर्यंस। उसके बाद यहाँ पे मौर्यन एम्पायर का राइज होता है। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ये आपको पता है। तो इंडिया यहाँ पे ये फैसिलिटेट कर दिया इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सपांशन के लिए। फिर यहाँ पे ट्रेड रूट ओपन किया अलेक्जेंडर की इन्वेजन ने, जैसे कि लैंड रूट्स, रिवर रूट्स, सी रूट, ये सारे इंडिया, वेस्ट एशिया और मेडिटेरियन रीजन के बीच। फिर यहाँ पे इंडो ग्रीक का कॉन्टैक्ट आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। डायरेक्ट पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप हुए थे इंडिया और ग्रीस के बीच बिकॉज ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ठीक है। और इसने यहाँ पे फिर एक्सचेंज किया, फैसिलिटेट किया आइडियाज़, साइंस, ज्योग्राफी और डिप्लोमेसी को। बाद में यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस हमें दिखता है कॉइनेज, स्कल्पचर्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर के ऊपर। गांधारा स्कूल में आप देखोगे, अभी तो गांधारा स्कूल नहीं है, अभी फ्यूचर में आएगा गांधारा स्कूल, ये डेवलप बाद में हुआ था, लेकिन इंडो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट की वजह से इवेंचुअली इसने कंट्रीब्यूट किया है इमर्जेंस ऑफ द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसने यहाँ पे इंडियन थीम्स को ब्लेंड किया विद दैट ऑफ द हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक टेक्निक्स। ये क्या होता है ये हम देखेंगे। इसके बाद हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, जिसमें अलेक्जेंडर की इन्वेजन की वजह से फर्स्ट फॉर्मली डेटेड इवेंट यहाँ पे नोट डाउन किए गए, ठीक है, इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, जिसने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल रेफरेंसेस बनाए हिस्टोरियंस के लिए। अब लिमिटेशंस रहे थे अलेक्जेंडर के सक्सेस के, जैसे कि उनके पास अच्छी मिलिट्री अचीवमेंट थी, लेकिन वो कभी गैंजेटिक प्लेन में एंटर नहीं कर सके। वो मगध को कॉन्कर करने में फेल रहे, और जो उनका रूल था ये इंडिया में बहुत ही कम टाइम के लिए रहा, और मैसिडोनियन जो अथॉरिटी थी ये डिसअपेयर होगी सून आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं पर्शियन वर्सेस अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो ये वाला जो है यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्मेट में दे दिया है, जो भी मैंने आपको समझाया है वो टेबल के फॉर्मेट में दिया है। यहाँ पे मैंने टाइमलाइन दे दी है, और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है जो हमने ऊपर देखे थे वो रीजन के इसके फॉर्मेट में दे दिए, पॉइंट के फॉर्मेट में। यहाँ पे कंप्लीट क्रोनोलॉजी दी है कि आप 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर सके, इसलिए, ठीक है, और कोई नहीं है। यहाँ पे देखो राइज ऑफ मगधा फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। किस लिए दिया है ये फ्लो चार्ट, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज और रिकॉल कर सके, ठीक है, इसलिए ये दिया है। जो भी हमने देखा है वो सारा का सारा यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में, और क्या कहते हैं, प्रीलिम्स के फैक्ट्स के फॉर्मेट में और बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में मैंने दिया है, ठीक है। तो आपको पहला, अगर चाहे तो आप ये लास्ट के कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल पीडीएफ। आपकी कम से कम टाइम में यहाँ पे पूरी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो लिंक है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इसको देख लेना। फाइन, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरी भी मोटिवेशन बढ़े। यहाँ पे मैंने कुछ निमोनिक्स दिए हैं क्विक रिकॉल के लिए। अगर आप चाहें तो ये निमोनिक्स के साथ भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी अगर निमोनिक्स नहीं होते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी समझाई है उस स्टोरी के फॉर्मेट में ही आपको सारी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।